आदाब, खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे में। मैं हूं सहल रज़ाक। सबसे पहले नजर अभी तक की अहम सुर्खियों पर। तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। बोफोर्स मामले में क्वात्रोची को सीबीआई से मिली क्लीन चिट। ऑपोजिशन जमात बीजेपी ने उठाए सवाल। और देर में हुकूमत रोके कार्रवाई वरना संगीन नताइज भुगतने के लिए रहे तैयार, तालिबान लीडर का बयान। खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं इंतखाबी सरगर्मियों की। 30 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन खत्म हो गया है। लेकिन इस मुहिम के थमने से पहले तमाम ही सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए बीएसपी और सूबे की माया हुकूमत की जमकर मजम्मत की है। राहुल ने सूबे की माया हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में हाथी पूरा पैसा डकार गया है। राहुल ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने जो पैसा गरीबों और दलित लोगों के लिए मुहैया कराया था उसे यूपी हुकूमत हड़प कर गई है। वाज़ेह रहे कि इस बार के इंतखाबात में प्रियंका गांधी पहली बार अमेठी और रायबरेली से बाहर बाराबंकी की रैली में पहुंची। साथ ही प्रियंका और राहुल पहली बार एक मंच पर साथ नजर आए। इधर यूपी में रैली के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी मोदी के गढ़ गुजरात में भी इंतखाबी रैली को खिताब कर रहे हैं। जिस तरह प्रियंका और राहुल ने इंतखाबी रैलियां कर अपनी वालदा के लिए वोट मांगे, ऐसे ही अडवाणी की बेटी प्रतिभा ने भी गांधीनगर की आवाम से अपने वालिद को जिताने की अपील की है। गांधीनगर सीट वैसे तो लाल कृष्ण अडवाणी की महफूज सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार डिमिलिटेशन की वजह से यहाँ के हालात काफ़ी बदल गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से पटेल कौम के बढ़ते रुझान ने भी अडवाणी को काफ़ी परेशान कर दिया है। इस एलिसब्रिज इलाके से उन्हें 60-70 हज़ार वोटों से बढ़त मिलती थी, वो इलाका अब उनके इंतखाबी हल्के से निकल गया है, जबकि कलोल और साणंद इलाका उनके इंतखाबी हल्के में शामिल हो गया है। हालांकि कलोल असेंबली सीट से कांग्रेस एमएलए सुरेश पटेल अडवाणी के खिलाफ मैदान में हैं। इसीलिए अडवाणी की मुश्किल में और भी इजाफा हो गया है, चूंकि कलोल का पटेल समाज कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश पटेल की हिमायत में नजर आ रहा है। इधर बढ़ती परेशानियों को देख लाल कृष्ण अडवाणी ने पहली बार अपने हल्के में रोड शो को किया। वाज़ेह है कि गांधीनगर की इस सीट पर 1991 से ही बीजेपी का दबदबा है और लाल कृष्ण अडवाणी यहां से मुसलसल जीत रहे हैं। आपको बता दें कि आज पहली बार इस हल्के में अडवाणी ने अपना रोड शो दिया है, क्योंकि अडवाणी को अपनी मुश्किलात कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। चूँकि जिस हल्के से एलिसब्रिज गुजरात गांधीनगर के जिस एलिसब्रिज हल्के से 60 से 70 हज़ार वोटों की जहां से उन्हें बढ़त मिलती थी, वो इलाका अब अडवाणी के हल्के से निकल चुका है, जबकि इसमें अब साणंद और कलोल इलाका उनके हल्के में आ गया है, जहां पर पटेलों का काफ़ी दबदबा है। और पटेलों का माना जा रहा है कि ये पटेल लोग कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश पटेल के हक में काफ़ी उनकी हिमायत में है। इस वजह से भी अडवाणी की मुश्किलात वहाँ कहीं ना कहीं बढ़ती नज़र आ रही है और इसी के मद्देनज़र उन्होंने पहली बार अपने हल्के में अपना रोड शो किया। आपको बता दें कि तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन था और ये मुहिम आज ख़त्म हो चुकी है। इसी के मद्देनज़र तमाम ही सियासी पार्टियों ने आज अपने पार्टी लीडरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी निस्बत गुजरात माफ़ कीजिएगा नरेंद्र मोदी के गढ़ माने जाने वाले गुजरात में और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी पहुंचे, वहां पर उन्होंने इंतखाबी रैली को खिताब किया, जबकि अपोजिशन लीडर और पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण अडवाणी ने आज गांधीनगर में एक रोड शो किया है। हम आपको बता दें कि अडवाणी को अपनी मुश्किलात कहीं ना कहीं बढ़ती नज़र आ रही है, चूँकि डिलिमिटेशन के मद्देनज़र जिस एरिया एलिसब्रिज एरिया से जहाँ से उन्हें 60 से 70 हज़ार वोट। और इस मामले पर तफसीलात से बातचीत के लिए हम बात करते हैं हमारे मुआविन अंजरुल बारी से। जी अंजर, आखिर में आज आखिरी इंतखाबात का माफ़ कीजिएगा तीसरे मरहले का आज आखिरी रोज था, आज अपनी मुहिम खत्म हो चुकी है, तमाम ही सियासी लीडरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सहल बिल्कुल सही। तीसरे मरहले के लिए आज करीब 107 लोकसभा सीटों के लिए ये कहा जा सकता है कि जो वोटिंग होनी है वो जाहिर सी बात है 30 मई को होनी है, लेकिन जो कैंपेनिंग का सिलसिला था वो पूरी तरह से थम चुका है, क्योंकि अब तमाम ही पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, यानी 107 पार्लिमानी सीटों पर जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ये तमाम के तमाम अब लोगों से सीधे तौर पर राब्ता मुहिम के जरिए से और खामोशी के साथ उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे हिमायत दिए जाने की अपील करेंगे।
तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए 107 लोकसभा सीटों पर ये पोलिंग होनी है, 30 मई को होनी है, जिसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, असम, सिक्किम की एक सीट, जम्मू कश्मीर की एक सीट, उसके अलावा मगरबी बंगाल, साथ ही साथ महाराष्ट्र है, गुजरात जैसी रियासतों की नशिस्तें इस दौर में आती है। सहल, लेकिन अंजर, कहीं ना कहीं अडवाणी को लगता है कि उनकी मुश्किलात बढ़ रही है गुजरात में, क्योंकि डिलिमिटेशन की वजह से जहां पर जो हल्का उनके हाथ से निकल चुका है, जहां पर उन्हें 60 से 70 हज़ार वोटों की उनकी वहां पर उनको वोट मिला करते थे और वो हिस्सा उनके हाथ से निकल चुका है, वहीं उनको कहीं ना कहीं पटेल तबके का भी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। जिस तरह से अगर देखा जाए लालकृष्ण आडवाणी की बात की जाए, जाहिर सी बात है लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर से अपना इंतखाब लड़ते आए हैं और इससे पहले जितनी बार उन्होंने यहाँ से इंतखाब जीता है उसमें कहीं ना कहीं एक विधानसभा है जहाँ से उन्हें एक मुश्त वोट मिला करता था और वही उनकी जीत का अहम सबब हुआ करता था और जो भी इजाफी वोट मिलता था वो उसी विधानसभा से यानी असेंबली से मिला करता था। लेकिन डीलिमिटेशन के बाद हालात थोड़े से बदले हैं और वो विधानसभा जहां से इन्हें इजाफी वोट मिला करता था वो अब इनके इलाके में नहीं है, जिसके बाद जाहिर सी बात है लालकृष्ण आडवाणी के लिए मुश्किल जरूर है क्योंकि मामला 1-to-1 फाइट का हो गया है। ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी का फिक्रमंद होना एक लाजमी बात है क्योंकि जो इजाफी वोट उनके पास हुआ करते थे। जी अंजर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे मुआविन अंजर उल बारी। जी हाँ, आज तीसरे मरहले के इंतखाबात का आज आखिरी दिन, आज आखिरी मुहिम का आज आखिरी दिन था जो आज खत्म हो चुका है। इसी निस्बत सभी सियासी लीडरान ने अपनी पूरी ताकत रैलियों में झोंक दी है। हम आपको बता दें कि इंतखाबात के इस तीसरे मरहले में लोकसभा की 107 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं, जिसमें कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और पीएम इन वेटिंग लालकृष्ण आडवाणी समेत साबिक वजीर आजम एच डी देवगौड़ा, जेडीयू सदर शरद यादव, कर्नाटक के साबिक वजीर आला एस बंगारप्पा, मरकजी वजीर श्री प्रकाश जायसवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत का फैसला होना है। वाज़ेह रहे कि गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर इसी मरहले में एक साथ वोटिंग पूरा हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश की 16, उत्तर प्रदेश की 15, मगरबी बंगाल की 14, बिहार और कर्नाटक की 1-1, जबकि महाराष्ट्र की 10, जम्मू, सिक्किम, दादर, नगर हवेली और दीव दमन की 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाने हैं। तीसरे मरहले का वोटिंग मुकम्मल होने के साथ ही 545 मेंबर वाली लोकसभा की कुल 372 सीटों पर इंतखाबात पूरा हो जाएगा। वहीं इंतखाबात के मद्देनजर सियासी हलकों में बयानबाजी भी अपने उरूज पर है। कांग्रेस लीडर और मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी के उस बयान की जमकर मजम्मत की है जिसमें मोदी ने कपिल सिब्बल पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि कांग्रेस के इशारे पर ही अदालत उज़्मा ने गुजरात फसादात में उनके किरदार की जांच का हुक्म दिया है। सिब्बल ने कहा है कि यह नोटिस अदालत उज़्मा ने दिया है और इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। 2002 से मैंने कहा है कि गुजरात में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कोई साबित हो जाए तो उसको दंडित होना चाहिए। ये इसमें क्या गलत बात कही, कोई भी हो, ठीक है ना। और जहां तक कोर्ट के नोटिस का सवाल है, ये कोर्ट ने नोटिस दिया है, ये कांग्रेस पार्टी का तो नोटिस नहीं है। अगर कोर्ट के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो वो कोर्ट देखेगी, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। इसके बारे में मुझे वैसे भी कुछ नहीं कहना क्योंकि ये कोर्ट की कार्रवाई है, ये हमारी कार्रवाई तो है नहीं। कोर्ट नानी जी को हिरासत में लिया गया, मेरे कहने तो भी नहीं लिया गया, मैंने तो नहीं किसी को कहा था, ना मेरी जुर्रत है, ना मेरी पहुंच है, ना मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं सोचूं कि मैं ये सब करवा सकता हूँ, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि जो भी ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स करेंगे वो कोर्ट उसको नोटिस लेकर जो भी उसको करना है करेगी, इसमें मेरा कोई कहना नहीं, कुछ लेना देना नहीं। फिरिस्तना कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास मुल्क के सामने रखने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह के मुद्दे उठा रही है। No positive agendas for this country which they want to put forward. Let's talk about education, let's talk about health, let's talk about shelter, let's talk about clean drinking water, let's talk about the positive agendas that the nation is waiting for. I don't hear the BJP talk about anything else except negative agendas which have nothing to do with the future of this country. And Mr. Advani will be then thrown in the dustbin of history as a man who called himself Majboot, but in fact failed at every step in his while he was in power. और
अब बात करते हैं बफर्स तोप घोटाला मामले की। बफर्स तोप दलाली मामले में मोस्ट वांटेड क्वात्रोची को सीबीआई ने आज क्लीन चिट दे दी है। साथ ही सीबीआई की अपील पर इंटरपोल ने क्वात्रोची पर से रेड कॉर्नर नोटिस भी हटा लिया है और अब सीबीआई इस मामले में 30 अप्रैल को कोर्ट में जवाब तलब करेगी। वाज़ेह है कि क्वात्रोची पर बफर्स तोप सौदे में दलाली का इल्ज़ाम था। वहीं क्वात्रोची को मिली क्लीन चिट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया है। बीजेपी लीडर और पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है कि क्वात्रोची के गांधी खानदान से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और इसीलिए उन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। साथ ही आडवाणी ने यह भी कहा है कि पिछले 5 सालों के दौरान सीबीआई के किरदार की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीबीआई सियासी लीडरों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। वहीं कांग्रेस ने बफर्स में क्वात्रोची को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस सीनियर लीडर और मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने कहा है कि आडवाणी को ऐसे बयान से नहीं देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि आडवाणी की हुकूमत और बीजेपी की हुकूमत भी 6 साल तक बरसर इक़्तिदार रही, तो उस वक्त इन्होंने इस मामले में पूरा क्यों कुछ नहीं किया। आडवाणी जी तो ये बात पिछले 20 साल से कह रहे हैं और ये 6 साल सत्ता में थे, तो इन्होंने क्यों नहीं करवाया। सिंगापुर में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। सिंगापुर ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया। कौन दोषी है? मैं तो आडवाणी जी को कहता हूं कि दोषी तो आप हो। आपकी मजबूत नेतागिरी कहां गई? आपकी क्षमता कहां गई जब आपकी सारी सरकार 6 साल में कुछ नहीं कर पाई और जहां आप गए आपके खिलाफ ऑर्डर हुए, सिंगापुर में आपके खिलाफ ऑर्डर हुए, दिल्ली में आपके ऑर्डर हुए, आपके सोलिसिटर जनरल पेश हुए और हमेशा आपके खिलाफ ऑर्डर है। ये क्या मजबूत नेता कहला सकते हैं अपने आप को? जहां जाते हैं वहां फेलियर, कंधार जाते हैं वहां फेलियर, पार्लियामेंट में अटैक होता है वहां फेलियर, बोफोर्स के मामले में वहां फेलियर और अपने आप को मजबूत नेता कहते हैं। इसमें हमें क्या लेना देना? कोर्ट का फैसला है, कोर्ट तय करेगी सही है या गलत है। और अब बात करते हैं मुंबई हमलों के मुजरिम अजमल आमिर कसाब की। आखिरकार ये बात साफ हो गई है कि अजमल कसाब बालिग नहीं है। मुंबई की खुसूसी अदालत में आज डॉक्टरों की एक टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कसाब की उम्र 20 साल से ज़्यादा है। वहीं कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला कल सुनाएगी। वाज़ेह है कि कसाब के वकील ने 24 अप्रैल को अदालत में यह दलील की थी कि कसाब की उम्र 17 साल है, इसीलिए उसका ये मुकदमा चिल्ड्रन कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। लेकिन आज डॉक्टरों ने मुंबई के खुसूसी अदालत में एक रिपोर्ट दी जिसमें यह साफ हो गया है कि कसाब बालिग नहीं है, कसाब की उम्र 20 साल से ज़्यादा है और कोर्ट इस पर अब फैसला बाद में सुनाएगी। रुख करते हैं श्रीलंका का और बात करते हैं एलटीटीई की। श्रीलंकन सदर महिंद्रा राजपक्षे ने कहा है कि अगर प्रभाकरण पकड़ा जाता है तो उसे हिंदुस्तान को सौंप दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि श्रीलंकन हुकूमत ने हिंदुस्तान की मुदाखलत के बाद कल एलटीटीई के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई को रोक दिया था। हालांकि श्रीलंकन हुकूमत का कहना है कि उन्होंने अभी जंगबंदी का ऐलान नहीं किया है। बात करते हैं तालिबान की। तहरीक निफाज शरिया ने पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर देर में जारी फौजी ऑपरेशन बंद किया जाए और ताकत के बजाय मज़ाकरात से मसाइल का हल तलाश किया जाए। मालाकुन में निफाज शरीयत मोहम्मदी के नाइब अमीर मौलाना मोहम्मद आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा है कि अगर ताकत से मसाइल हल होते तो आज स्वात में अमन बहाल हो जाता। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत ने 26 अप्रैल को अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और देर पर लश्कर को तैनात कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इलाके में तमाम सूरत हाल काजियों की तैनाती और दारुल क़ज़ा में ताख़ीर का नतीजा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि स्वात का 80% हिस्सा हुकूमत के हाथ से निकल चुका है और अगर अब भी ऑपरेशन बंद ना किया गया तो अमनो अमान की सूरत हाल की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। इधर उसामा बिन लादेन के मारे जाने के पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी के बयान के बाद आज अमेरिका ने कहा है कि वो उसामा की तलाश हमेशा जारी रखेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अलकायदा सरबरा उसामा बिन लादेन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर पहाड़ियों में महफूज पनाहगाह में छिपा हुआ है। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान रॉबर्ट वुड ने कहा है कि उसामा बिन लादेन को पकड़े जाने या कानून के कटघरे में लाने तक अमेरिका उसकी तलाश जारी रखेगा। हम आपको बता दें कि कल पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी ने जांच एजेंसियों के मिली रिपोर्ट के हवाले से कहा था कि ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है, लेकिन आज अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो जब तक
उसकी लाश को या उसको मुर्दा नहीं पकड़ लेते या उसे कटघरे में नहीं ला देते, वहां तक उसकी जांच जारी रखेंगे। और आखिर में खास खबरों पर दोबारा एक नजर। तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म, कांग्रेस बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। बोफोर्स मामले में क्वात्रोची को सीबीआई से मिली क्लीन चिट, ऑपोजिशन जमात बीजेपी ने उठाए सवाल। और देर में हुकूमत रोके कार्रवाई वरना संगीन नताइज भुगतने के लिए रहे तैयार, तालिबान लीडर का बयान। उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जैन न्यूज।